इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली एक अलग तस्वीर बयां कर रही है, क्योंकि दिल्ली में, देश की राजधानी में एआई समिट का आगाज हुआ है। तमाम देशों के राष्ट्रपति डेलीगेट्स पहुंचे हैं और इस बीच एक बड़ी अहम तस्वीर हिंदुस्तान की धरती से गई है और वो तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों की दोस्ती आखिर क्या नई पटकथा लिख रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, क्यों फ्रांस अचानक से भारत के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, वो जानना जरूरी है। क्योंकि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रों, जब भारत की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में दोनों नेताओं की मुलाकात होती है, उस वक्त गर्मजोशी से पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों मिलते हैं और उसके बाद कई बड़े बड़े समझौते, बड़े बड़े डील्स हर एक क्षेत्र में। और अब पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों आखिर इतिहास को क्या संदेश देने वाले हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलू रंजन जी जुड़े हुए हैं। नीलू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। भारत और फ्रांस की मित्रता एक नई ऊंचाइयां छू रही है सर। सबसे पहले आपसे सवाल यह है, फ्रांस को आखिर अचानक से हुआ क्या सर? नहीं, देखिए, फ्रांस को कोई अचानक से नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में लगातार ये दोस्ती बढ़ती जा रही है और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं तब से ये दोस्ती को आप देखें कि हर बार जब मैक्रों और मोदी मिलते हैं तो आपको एक नई तस्वीर सामने आती है और एक नई चीज वहां पे आपको देखने को मिलता है और वही अभी देखने को मिल रहा है। इसके पीछे एक बात और भी समझ सकते हैं, जो नई ऊंचाई अभी दिख रही है वो दिख रही है ट्रंप के कारण। क्योंकि ट्रंप ने जिस ढंग से, फ्रांस भी नाटो का हिस्सा है, पूरा यूरोपियन कंट्री को एक सुरक्षा का घेरा जो है वो नाटो देता था, और नाटो को जो झटका दिया है ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर के, उससे पूरे यूरोपियन यूनियन में हड़कंप मचा हुआ है जी। और वो अब नई चीज देख रहे हैं कि हम क्या करें। और आप इसे देखें कि जो 22 साल से जो एफटीए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अटका हुआ था, चल रहा था, बीच में रुक जाता था, वो अचानक जब से वो ग्रीनलैंड का मामला आया और उसके बाद पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत के पास आया और ट्रेड डील कर लिया। ये ट्रंप को एक जवाब है। दूसरी तरफ देखें कि फ्रांस जो है, अगर यूरोपियन यूनियन में फ्रांस और जर्मनी दो बड़े कंट्री हैं और दोनों जो है वो आर्थिक पावर भी है और फ्रांस के पास जो है सामरिक शक्ति भी बड़ा है। और राफेल विमान जो है वो दुनिया में एक कह सकते हैं टेस्टेड विमान है। सऊदी अरब के पास वो है, उसने लिया है, यूएई ने लिया है, इंडोनेशिया ने खरीदा है, तमाम लोग। वैसे तो वो 4.5 जनरेशन बताया जा रहा है कि अब देश में ही फाइटर जेट्स बनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। 114 जो नया जो साइन हुआ है, अभी साइन घोषणा हो जाएगी। आर्मी ने क्लियर कर दिया है खरीदने के लिए, वायुसेना ने, कि भाई वो हम खरीदेंगे और वो भारत में बनेगा। तो भारत में बनने का मतलब ये है कि पूरी टेक्नोलॉजी भी भारत में आएगी, भारत में इंजन भी बनेगा और पूरा फाइटर जेट बनेगा। तो एक जो भारत की जो कोशिश थी, जो आप देखें 1966 में भारत का पहला अपना जहाज था, वो लड़ाकू विमान मारूत के नाम से था, जो 77-78 में इसको बंद कर दिया गया। अब उसके बाद तेजस शुरू हुआ, लेकिन उस ढंग से वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इंजन की दिक्कत है, टेक्नोलॉजी फ्रांस के पास है, वो भारत के पास आ जाएगा। इसके बीच में एक महत्वपूर्ण जो मैक्रा का बयान है, जिस पे ज्यादा तवज्जो लोगों ने नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि 5th जनरेशन का जो लड़ाकू विमान है जी, उसको डेवलप करने के लिए कोड डेवलप करेंगे, माने भारत और फ्रांस मिलके करेगा। तो भारत के पास एक लड़ाकू विमान बनाने का पूरा वो एक्सपर्टी आ जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा और 5th जनरेशन पे काम शुरू होगा। जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी आ रही है। जो इंजन्स हैं, रोल्स रॉयस के आप देखोगे, सीईओ पिछले दिनों आए थे भारत, और वो जो है वो जेट इंजन बनाते हैं वो।
तो वो भी कह रहे हैं कि हम भारत में बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। जो जी के साथ बात चल रही है, जो इंजन मिलने में दिक्कत हो रही है, उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है। तो जो मैक्रो की जो मीटिंग है, मैक्रो का है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो अमेरिका के बाद जो ट्रंप की रुख है, हाँ। और पूरी दुनिया में जो एक बदलाव आ रहा है, जो कह रहे हैं कि ध्रुवीय जो पूरी वैश्विक व्यवस्था थी, वो बहुत ध्रुवीय बन रही है, मल्टी डायमेंशनल हो रहा है, मल्टीपोलर हो रहा है बाइपोलर से। तो मल्टीपोलर व्यवस्था में जिसके पास जितने अपने देश की मजबूती होगी और जिसके जितने पार्टनर्स होंगे, सहयोगी होंगे, वो उतना आगे निकलेगा। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत, जो मोदी और मैक्रों का अगर आपने देखा होगा बयान और जो बातचीत हुई है, जो आई है निकल के, वो ये कि नेक्स्ट जनरेशन का जो वारफेयर है, जो एआई वाला है, जो बाकी चीजें उसमें है, उसके डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए दोनों साथ मिलके काम करेंगे। ये बड़ी चीज है, क्योंकि पुरानी जो चीजें जहां भारत की कमी थी, जहां भारत पीछे था, उस गैप को वो भर रहे हैं। जो नई चीजें टेक्नोलॉजी है, उसमें साथ मिलके करेंगे। जैसे ब्रह्मोस का आप देख लो। हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी जो है वो रूस के पास थी जी। और को प्रोडक्शन के लिए भारत के पास आया। आज पूरी दुनिया में जो ब्रह्मोस की तुति बोल रही है, और जो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने दिखाया कि कैसे सटीक निशाना लगाया जाता है, और एक दिन के अंदर पाकिस्तान घुटने के बल आ गया, उसमें राफेल का भी योगदान है। एक सवाल, क्या भारत के लिए फ्रांस अब एक नया रूस बन रहा है? इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? नहीं, बन चुका है जी। भारत जो के लिए फ्रांस जो है एक रूस के रूप में आया है। जैसे देखिए, रूस की इस मतलब हम इसलिए रूस को कहते हैं कि भरोसेमंद पार्टनर। बिल्कुल। कि दुनिया में कहीं भी उथल पुथल हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो उसने कमिटमेंट किया, जो उसके जो समझौते हुए हैं, उसको पूरा करता है, और जब जरूरत पड़ती है जी। तो वो भारत के साथ खड़ा होता है। ठीक है। ये पूरे हमने कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान हमने देखा है, और इसलिए उस पर निर्भरता हमारी थी। अब जो बदलती हुई दुनिया है, ग्लोबल जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसमें मल्टीपोलर जब वर्ल्ड होगा, तो उसमें भारत को नए ऐसे ही पार्टनर की जरूरत है। और पिछले 15-20 सालों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे फ्रांस जो है वो भारत का एक रूस की तरह ही एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में सामने आया है। हाँ। सप्लाई चेन में आया है। राफेल की अगर बात हुई, जो टाइम बाउंड डिलीवरी था, तो वो दिया, और राफेल का यूज हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। 114 राफेल देने के लिए भारत में बनाने की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से फ्रांस एक ऐसा भरोसेमंद साझेदार बन के सामने आया है, जो भारत के जो रक्षा जरूरतों का जो गैप है, जो खामियां हैं, उस खामियों को भर रहा है। ठीक है। नीलू सर, अब तो सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि अब इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना में भी फ्रांसीसी अफसर्स की तैनाती होने की बात आई है। क्या लगता है इससे दोनों देशों की सेनाओं के तालमेल पे बड़ी वो जो जुगलबंदी है वो अच्छी होगी? नहीं, तालमेल, वो देखिए, तैनाती नहीं होती है भारतीय सेनाओं में। भारतीय सेना में कोई फ्रांसीसी अफसर तैनात हो जाए, नहीं होता है ये। हाँ, ये होगा कि जब प्रोडक्शन की बात आएगी, तो वहां के इंजीनियर भी आएंगे, बाकी जो चीजें होंगी वो लोग रहेंगे वहां पे। हाँ, जो ज्वाइंट जो यानी एक तरीके की एंट्री है, जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है, जी। वो पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। फ्रांस के साथ कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि उसी के वारफेयर हैं, लड़ाकू विमान उसके हैं। Exactly. उसके लिए जो यहाँ के पायलट को ट्रेन करना है, बाकी चीजें सिखानी है। जब कोई डेवलपमेंट की बात होगी, नई टेक्नोलॉजी की, जो खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, तो उसमें निश्चित रूप से भारतीय सेना अपनी जरूरतों के हिसाब से, जो उसका एक्सपर्टीज है फ्रांसीसी सेना का, उसको मिलके काम करेंगे। ठीक है। तैनाती की बात उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तैनाती तो एक सॉवरेन कंट्री है, और दूसरे कंट्री का कोई भी मतलब सेना का बड़ा अधिकारी वहां तैनात हो तो वो नहीं होता। हाँ, सैन्य अटैची करके एक होता है, एम्बेसी में होता है वो, कि वो लगते हैं, और जो सैन्य समझौते होते हैं, जो लेन देन होता है, उसमें वो जो रक्षा मंत्रालय के लोगों से, बाकी लोगों से, वो बीच में लाइजन का काम करता है, एक दूसरे की चीजों को पहुंचाता है। तो उस रूप में कुछ लोगों की नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप हो रहा है संबंध, बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन में आ रही हैं। वहां के मिसाइल्स जो है वो भारत में बनने हैं, वो देने की बात हो रही है। मतलब राफेल तो है ही, तो ये तमाम चीजों को लेके हो सकता है, लेकिन तैनाती की बात जो मुझे वो सही नहीं लगती है। सर, डीप एक रिश्ते की बात आपने कही है, इंडिया और फ्रांस की। आपको लगता है भारत और फ्रांस की ये नजदीकियां, इस तरीके से एक दूसरे के साथ आना, करीब आना, एक मजबूत रिश्ता बनाना, आने वाले वक्त में रशिया, अमेरिका, इवन चीन, सबको हिलाकर रख देगा?
नहीं, निश्चित रूप से सिर्फ आप फ्रांस मत लइए आप। हाँ। अभी जो है मर्ज आए थे वो जर्मनी के चांसलर जी। और वो जो समझौता करके गए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। वो सबमरीन में जो हमारी जो कमजोरी थी जहां जहां थी वो सब पूरी कर रहे हैं वो। तो यूरोप दरअसल है क्या कि अगर आप शीत युद्ध के काल के बाद देखें, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखें और कोल्ड वार के दौरान देखें, तो पूरी तरह से अमेरिका पे निर्भर था अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक। जब ग्रीनलैंड पे खतरा आया और अमेरिका ने कहा कि भाई नाटो में अपने आप खर्च बढ़ाओ, अपने जीडीपी का इतना पैसा दो, हम अकेले नहीं करेंगे, वो तमाम चीजें आप संबंध देखें कितना खराब हो गया था उनका। तो ऐसी स्थिति में पूरा यूरोप देख रहा है कि अब नए पार्टनर ढूंढ के अपने को मजबूत करना है और उसमें रक्षा साझेदारी भी है। तो जर्मनी भी कर रहा है और फ्रांस भी कर रहा है। तो ये जो अलग अलग जो देश हैं ये कर रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ भी रणनीतिक साझेदारी हुई है सुरक्षा को लेकर के भी, उसमें भी एफटीए में उसका भी जिक्र है। तो ये अगर कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यूरोप अपने लिए एक भरोसेमंद सुरक्षा की दृष्टि से भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी, क्योंकि अमेरिका ने जिस ढंग से किया है ट्रंप ने व्यवहार, उसके बाद ढूंढ रहे। चीन पे निर्भरता उनकी बहुत थी यूरोप की। और आप देखेंगे एफटीए में जो जिक्र है और जो यूरोपियन यूनियन के नेताओं का जो बयान था वो साफ साफ कह रहा है कि चीन पे जो निर्भरता है उसे हमें खत्म करना है। भारत जो है सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। ट्रंप जो है जो कह रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं यूरोप को, अगर भारत पार्टनर बन जाता है तो उन धमकियों को भी वो जवाब दे सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जिस ढंग से जो इकोनॉमिक फोरम में जिस ढंग से बात की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप ने, और ग्रीनलैंड को लेके कहा था कि हम जो है सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं, उसके पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम टैरिफ लगा देंगे अगर नहीं दिया तो। नहीं, उनको तो दुनिया का बॉस बनना है ना। अगर हम अमेरिका की बात करें, टैरिफ बम फोड़ने का मतलब ही यही था कि मुझे दुनिया को एक तरीके से दुनिया का बॉस बनना है और अमेरिका फर्स्ट की नीति पे काम करना है। लेकिन उसमें दूसरी बात हो गई ना, जी कहिए ना, कि भाई तत्काल जो है वो यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ एफटीए कर लिया। और एफटीए करने के बाद अमेरिका को समझ में आ गया कि उसका दाव गलत पड़ रहा है। अगर ये दोनों सब एकजुट हो गए तो उनको कहीं का नहीं रहेगा। तो तत्काल अब ना टैरिफ लगा है। और ग्रीनलैंड की बात आपने सुनी नहीं होगी 10-15 दिनों से। आपको कहीं ना ट्रंप बोल रहे हैं ना कोई बोल रहा है कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए और किसी कीमत में चाहिए। वो सब बातें खत्म हो गई। और उसके बाद अमेरिका आनन फानन में जो लगातार ट्रंप भारत के खिलाफ बोल रहे थे टैरिफ लगाएंगे, 50% टैरिफ लगाया भी था, वो अब टैरिफ वापस होने की बात हो रही है। भारत के जो मुख्य वार्ताकार हैं वो अब पहुंच गए हैं अमेरिका में। वो वहां पे जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको फाइनल रूप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मार्च में उसका जो है प्रारूप सामने आ जाएगा और जो ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाएगा। उसको मिनी कहें, मेजर कहें, जो भी कहें, जिस रूप में आएगा वो आ जाएगा। और वही नहीं आ रहा है। लूला जो है वो ब्राजील के राष्ट्रपति, वो पहुंच रहे हैं भारत में। अगले महीने कनाडा के करनी जो हैं प्रधानमंत्री, वो भारत आ रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि भाई हम वो डील करें। वो तमाम पूरी दुनिया भाग रही है। और इसमें फ्रांस जो आया है और साथ में जर्मनी आया है, यूरोप आया है, ये एक दिखाता है कि भारत जो है वो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल जो जियोपॉलिटिकली वो नजर बहुत मजबूत कर रहा है, सेंटर में है। हाँ, उसके सेंटर में आ गया है कि कोई भी दुनिया का भारत उसका केंद्र बन गया है। बिल्कुल। पूरे अगर वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे तो उसके सेंटर में भारत आ चुका है। और वो सेंटर में आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि दुनिया के, आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, ठीक है, वो एक महाद्वीप है। यूरोप के साथ हो चुका है, चिली के साथ होने वाला है, ब्राजील के आ रहे हैं, मतलब आप यूएई के साथ हो चुका है। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो उसमें सब लोगों के साथ एफटीए हुआ है। तो सातों महाद्वीप जो हैं वहां पे भारत के साथ किसी न किसी रूप में ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। और सभी अब भारत के साथ जी। और 25 को एक बात और 25 को अब इसी महीने में प्रधानमंत्री जा रहे हैं 2017 में, शायद मुझे ध्यान है कि लास्ट गए थे वहां
इजराइल, इस बार इजराइल जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो रक्षा के क्षेत्र में जो नई टेक्नोलॉजी है, हाँ। उसके बड़ी कोई डील होने वाली है, बड़ा समझौता वहां होने यानी वाला नेतन्याहू है। के साथ भी तस्वीरें कुछ अलग निकलेंगी। बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि जिस ढंग से कल जो बुला करके इजराइल के राजदूत ने दिया है इंटरव्यू सबको, जी। और जागरण में भी, दैनिक जागरण में उनका छपा है, जी, बिल्कुल। उसमें बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं वो कि बहुत बड़ा कोई समझौता होने वाला है, और जो अभी तक के जो डिफेंस टाइज थी भारत और इजराइल के बीच में, जी। उससे कहीं आगे बढ़ के होगा। हाँ। तो आपके पास जर्मनी की पुरानी जो पनडुब्बी वाली टेक्नोलॉजी है वो आ रही है, फ्रांस का जो लड़ाकू विमान है वो सब आ रहा है, जो न्यू टेक्नोलॉजी वारफेयर वाला जो इजराइल जिसमें आगे है वो आपके पास आ रहा है। तो पूरी दुनिया के सेंटर में जो है, जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में, वो भारत आ चुका है। बिल्कुल सर। नीलू सर, एक तस्वीर कल वायरल हुई है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको पोस्ट किया। गाड़ी के अंदर दो नेता, एक तरफ मैक्रो एक तरफ मोदी, बातचीत हो रही है और उसके बाद एक बात पीएम मोदी ने लिखी, जय हो, इस मुलाकात को लेकर। गाड़ी के अंदर जब भी तस्वीर पीएम मोदी की अन्य नेताओं के साथ आपने पहले, इससे पहले व्लादिमीर पुतिन के साथ भी आपने देखी होगी, और अब इमैनुअल मैक्रो के साथ वो तस्वीर, कैसे देखते हैं, क्या बात हुई होगी? और आई थिंक तमाम कंट्रीज को हिलाने के लिए काफी है ये। नहीं, निश्चित रूप से। और ये जो तस्वीरें होती हैं और उस पे जो कैप्शन लिखा जाता है वो मैसेज दिया जाता है। Exactly. क्योंकि आप ये देखो कि जिस ढंग से मजाक उड़ा रहे थे ट्रंप ना, मैक्रो का मजाक उड़ा रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आपने देखा था कि मतलब, और उसका जो व्हाट्सएप का चैट था वो उन्होंने बाहर कर दिया था, एक मजाक की चीज बना दी थी। बिल्कुल, प्रिवेसी के साथ छेड़छाड़ मुलाकात, बिल्कुल प्रिवेसी के साथ छेड़छाड़ किया था उन्होंने, बिल्कुल छेड़छाड़ किया था और मजाक बना रहे थे वो। अब वो जो मिले हैं दोनों, भारत और फ्रांस के जो है, और दोनों की मुलाकात है, ये एक बड़ा संदेश है। और ये संदेश जो है वो अमेरिका को भी है, यूरोप को भी है, कि यूरोप के तमाम देश जो देख रहे हैं भारत की ओर, उनको भी है कि हमारा देश फ्रांस जो है, हमारा कंट्री जो है, वो कितना नजदीक जा रहा है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान, चीन, सबके लिए भी संदेश है, क्योंकि हमारे टाई जितने हैं, और जो राफेल है, और जो फ्रांस की जो सैन्य क्षमता है, उससे सब वाकिफ हैं, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो एक नए दोस्त के रूप में जय हो का मतलब यह है कि भारत की भी जय है इसमें, और फ्रांस की भी जय है, और पूरी दुनिया के भी है। एक बड़ा मैसेज जो है ये दिया है। ये वही मैसेज है जो आपको ध्यान होगा कि एससीओ के दौरान जो पुतिन और जिनपिंग और ये मोदी की जो तस्वीर आई थी, और वो तस्वीर जैसे ही आई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, अमेरिका में हड़कंप मच गया कि अब अमेरिका कहाँ रहेगा। पूरी दुनिया जो है वो भारत और चीन और रूस अगर एक हो गया तो फिर अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा दोष ढूंढना। और उसके बाद वहां काफी हंगामा हुआ था, आपने देखा था कि कितने लोग, जितने वहां के पूर्व विदेश मंत्री हो, पूर्व रक्षा मंत्री हो, जितने पुराने कूटनीतिज्ञ थे अमेरिकी, वो सब ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे थे। यहाँ के ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ बोलने लगे थे कि आप जानबूझ करके भारत को दूर कर रहे हो, उसको चीन और रूस के पास भेज रहे हो। तो ये चीजें, ये जो फोटो होती है ना, ये बड़ा मैसेज देता है कूटनीतिक। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा पैगाम है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें यहाँ पे, आतंकवाद को लेकर भी भारत और फ्रांस हमेशा से साथ रहा है, और एक बार फिर से एक साथ आना, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा उन तमाम कंट्रीज के लिए जो कि आतंकवाद को पनाह देते हैं। नीलू सर, पाकिस्तान उसमें सबसे पहले है। नहीं, देखिए ऐसा है कि उसमें तो बिल्कुल जो स्टेटमेंट अभी तक भी आया है और बाकी भी कहा है कि जो पहलगांव में जो कुछ भी हुआ है, भारत में जब भी आतंकी हमले हुए हैं, तो आतंकवाद, भारत का कहना है कि किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, वो गलत है, वो उसके खिलाफ जाना चाहिए। ठीक है। और इस मामले में पहले रूस भी था, रूस अभी भी है, और फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, बिल्कुल, चाहे वो यूएन में हो, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में हो। और जब भी भारत ने ये मुद्दा उठाया है तो साथ दिया है। और वहां जब आतंकवाद के जो फंडिंग की बात थी, और एफएटीएफ आपको ध्यान होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने ग्रे लिस्ट में डाला था पाकिस्तान को, और उसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। बाद में उसने चीन और अमेरिका को खास तौर पे समझा कि किसी तरह से ग्रे लिस्ट से बाहर आया 2022 में, 2017-18 में चला गया था ग्रे लिस्ट में। बिल्कुल। तो वो ग्रे लिस्ट में लाने में
वो फ्रांस की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस ने बिल्कुल भारत का साथ दिया था। बिल्कुल सर। एफएटीएफ में जो बैठकें हो रही थी, हाँ। उसमें उसकी बहुत सक्रिय भूमिका थी। बिल्कुल। तो ये जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, आतंकवाद को जो फंडिंग है, इन तमाम चीजों में भी फ्रांस भारत के साथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलू सर। आपने भारत और मैक्रो की जो ये अब एक जुगलबंदी बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो जो एक साथ आए एक मंच पे, और आई थिंक ये पूरी दुनिया को और खास करके दुश्मन देशों को डराने के लिए काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर पर हमारे साथ चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए हमें।